क्योंकि नमस्कार दोस्तों, गुजरात और हिमाचल प्रदेश और कल दिल्ली के एमसीडी चुनावों के नतीजे आ गए हैं। आज मैं उस सवाल का जवाब देने वाला हूं कि इससे विपक्ष को क्या नसीहत मिलती है, क्या सबक मिलता है। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज़ चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। अभी कुछ देर पहले मेरी बातचीत मेरे एक पत्रकार मित्र से हो रही थी और वो पत्रकार मित्र कह रहे थे कि पूरा मीडिया ये कह रहा है कि ये मोदी जी की लहर है, जबकि देखा जाए तो कांग्रेस ने एक राज्य हासिल किया है और भारतीय जनता पार्टी ने एक राज्य गंवा दिया है। यानी कि गुजरात और हिमाचल दोनों बीजेपी के पास थे। गुजरात में तो जीत हासिल करनी थी, उसने हिमाचल प्रदेश गंवा दिया है जहां 98% मतदाता हिंदू है, जहां पर आप जानते हैं कि अमित शाह ने किस तरह का कैंपेनिंग किया हुआ था। यही नहीं, वो एक और बात की तरफ इशारा करते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों अक्सर क्या होता है, और खासकर जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होते हैं, तो जो भी सत्ता में होता है ना, वो अमूमन जीत जाया करता है। मसलन अगर आप राजस्थान में देखें, उड़ीसा में देखें, आज जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं वहां पर जो है कांग्रेस जीत गई है और उड़ीसा में नवीन पटनायक जीत गए। मगर अगर आप उत्तर प्रदेश में निगाह डालें तो रामपुर को अगर आप छोड़ दें, मैनपुरी और खतौली, यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पूरी जोर आजमाइश की थी। पूरा पुलिस प्रशासन था, कई जगहों पर समाजवादी वोटर्स को निशाना बनाया जा रहा था। पुलिस प्रशासन ने कई जगहों पर लाठीचार्ज किया, मगर अखिलेश यादव मैदान में थे। वो अपनी पत्नी को जितलाने के लिए गली गली निकले हुए थे। शिवपाल यादव, आज तो उनकी पार्टी का विलय वापस समाजवादी पार्टी में हो गए, वो भी अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ रहे थे। यानी कि समाजवादी पार्टी में एक टीम वर्क दिखाई दे रही थी, एक साथ जुझारू होकर ये लोग चुनाव लड़ रहे थे। गुजरात के अंदर जिस तरह की चुनावी कैंपेनिंग भाजपा ने की और मैनपुरी और खतौली के अंदर जिस तरह से समाजवादी पार्टी और रालोद लड़ाई लड़ रहे थे, ये सबक है आने वाले दिनों के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने अपने एक अन्य कार्यक्रम में कहा है कि राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो गुजरात से निकालनी चाहिए थी, क्योंकि भारत जोड़ो के दो बड़े प्रतीक गांधी और सरदार पटेल हैं और दोनों ही गुजरात से हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे सामने मोरबी पुल हादसा जैसा इतनी बड़ी घटना हुई, राहुल गांधी से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता हूं। यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है, मगर आपके सामने एक ऐसा विपक्ष है जो हर चीज पर राजनीति करता है, और राहुल गांधी ने इस पर चुप्पी अख्तियार कर ली। आप बताइए, क्या इस तरह से बराबरी का मुकाबला हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी तो हर चीज पर सियासत करती है, मगर राहुल गांधी एक हाई मॉरल ग्राउंड लेकर कहते हैं कि नहीं, मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा। चलिए, आप उस पर राजनीति ना करें, मगर क्या राहुल गांधी मोरबी पुल हादसे के बाद अस्पताल गए थे? उन्होंने मुलाकात की थी घायलों से। आपके स्थानीय नेता गए होंगे, वो एक अलग बात है, मगर आप कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं, तो उन्हें जाना चाहिए था। प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां नहीं गई। तो अगर आपको लगता है कि आप मोरबी पुल हादसे पर राजनीति नहीं करना चाहते, तो कम से कम मोरबी पुल हादसे में जो लोग मारे गए थे उनसे मिलने तो जाते। इससे एक संदेश जाता, पूरे गुजरात में एक संदेश जाता। और अगर उसी दौरान आपने गुजरात के अंदर अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली होती तो आपका काडर मिलकर लड़ाई लड़ता, क्योंकि आपके सामने एक ऐसी बीजेपी थी जो लाखों करोड़ों रुपए वो लगा चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न जाने कितने रोड शोज कर रहे थे, यानी कि वोटिंग वाले दिन चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए प्रधानमंत्री ने रोड शो कर डाला था। जहां वोटिंग की जा रही थी वहां पर भाजपा के झंडे लहराए जा रहे थे। ये तमाम तथ्य हैं, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का मुकाबला ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करें, मगर लड़ाई तो लड़ें।
जज्बा तो दिखाएं। अखिलेश यादव से मेरा एक सवाल, जिस तरह की लड़ाई आपने मैनपुरी में लड़ी, जिस तरह से आप गली गली घूमे, जिस तरह से आपने इमोशनल कार्ड उठाया, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आजमगढ़ में आपने उसी तरह से लड़ाई क्यों नहीं लड़ी थी? क्योंकि आजमगढ़ आपकी छोड़ी हुई सीट थी, आपको उसी तरह की लड़ाई वहां लड़नी चाहिए थी। देखिए, विपक्ष के सामने रास्ता है, उसी रास्ते पर आपको चलना है आने वाले दिनों में जब चुनाव होने वाले हैं। एमसीडी चुनावों की मैं आपको मिसाल देता हूं। वहां क्या हुआ? वहां केजरीवाल की लगातार बदनामी होती गई। पहले तो वो वीडियो सामने आया जिसमें सत्येंद्र जैन एक रेपिस्ट से फुट मसाज करा रहे हैं। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई दबिश डाल रही थी आबकारी नीति को लेकर, यानी कि बदनाम लगातार किया जा रहा था। फिर मैदान में कौन कौन लोग उतरे थे? 1 दर्जन कैबिनेट मंत्री, भाजपा का पूरा प्रचार तंत्र, सोशल मीडिया पर लगातार केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा था। 4 मुख्यमंत्री, मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्व शर्मा, ये तमाम लोग एमसीडी के चुनाव में आ गए थे। इनका कोई लेना देना नहीं था, मगर ये लोग कैंपेनिंग कर रहे थे। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी जीत गई। क्यों? क्योंकि इस सब के बावजूद, इन तमाम आरोपों के बावजूद, उनकी जो पीठ दीवार की तरफ थी, फिर भी वो लड़ते गए। आम आदमी पार्टी की एक बात जिसकी तारीफ की जानी चाहिए कि वो लोग लड़ना जानते हैं। हां, कभी कभी वो लोग भी, जैसे कहते हैं ना, डाइट बीजेपी बन जाते हैं, छोटा रिचार्ज बन जाते हैं बीजेपी का, वो एक अलग मुद्दा है। मसलन बिल्किस बानो के बारे में एक शब्द नहीं कहा आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने एक शब्द नहीं कहा, जबकि आप जानते हुए एक अहम मुद्दा था। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि आम आदमी पार्टी लगातार लड़ती गई। अखिलेश यादव ने जिस तरह का दमखम मैनपुरी में दिखाया, उसी तरह का दमखम काश वो आजमगढ़ में दिखाते, या फिर 2 साल बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, उसी तरह का दमखम वो दिखाएं। बहुत जरूरी हो जाता है कि अखिलेश यादव अभी से उत्तर प्रदेश में तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि देखिए, अगर खतौली में भाजपा को हार का सामना करना पड़ रहा है, मैनपुरी में पूरी ताकत के बावजूद अगर हार का सामना करना पड़ा, रामपुर में बेशक बीजेपी जीत गई हो 10,000 वोट से, मगर आप जानते हैं वहां पर प्रशासन का किस तरह का बेजा इस्तेमाल हुआ। तो ये तमाम तथ्य हैं जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। मगर अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं सबक है आने वाले दिनों में कि आप अभी से मैदान में उतर जाएं और लड़ना शुरू कर दें। आप अभी से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने को एक काम का खिलाड़ी बनाएं। आपका नारा है ना, काम बोलता है। आप अपने आप को काम का खिलाड़ी बनाएं, ताकि जब 2024 के नतीजे आएंगे तो आप किंग मेकर बन सकें। कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, वो भी काफी हद तक नसीहत है, और इस पर वो आने वाले दिनों में अमल कर सकती है। कैसे? हिमाचल प्रदेश में आपने जीत कैसे हासिल की? एक, आपके जो स्थानीय उम्मीदवार हैं, उन्होंने स्थानीय मुद्दों को भुनाकर, मुद्दों को परख कर भाजपा के उम्मीदवारों से लड़ाई की। दूसरा, प्रियंका गांधी जो है, उन्होंने 5-6 रैलियों को संबोधित किया। अब अगर यहां पर प्रियंका गांधी और उग्र होती, वो और ज्यादा रोड शोज की होती, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इससे कहीं ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलती। इसी तरह के उग्र रवैये को, फोकस्ड रहकर उग्र रवैये को दिखाने की जरूरत है आपको आने वाले दिनों में, क्योंकि अगले साल कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक के अंदर अभी एक बहुत बड़ी समस्या मुंह खड़ी है। कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को शानदार प्रतिक्रिया मिली, मगर वहां पर पार्टी कई खेमों में बटी हुई है। सिद्धरमैया भी हैं, डीके शिव कुमार भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी अपनी जो है महत्वाकांक्षाएं हैं। सिद्धरमैया एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। अभी से कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि सिद्धरमैया के नेतृत्व में वो कर्नाटक के चुनाव लड़ें, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ देंगे तो इसी तरह से कांग्रेस के अंदर जूतम पैजार चलती रहेगी और फिर चुनाव आपके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि मैं आपको बतला दूं, अगर आप भूल गए हों, कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के अंदर हिंदू मुस्लिम करने का पूरा प्लान बना लिया है।
हिजाब मुद्दे को उन्होंने भुनाया, उसके चलते टकराव हुआ, गोलीबारी हुई, दंगे हुए। उनका प्लान साफ है, जहां पर कमजोर होते हैं वहां पर इस तरह के हालात पैदा कर दो ताकि हम जीत जाएं, इस तरह के भड़काऊ बयान दो। और आने वाले दिनों में कर्नाटक में और होने वाला है चुनावों से पहले। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस जो है सेट्स इट्स हाउस इन ऑर्डर। अभी से काम कीजिए, कर्नाटक में मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर आप इन चीजों पर फोकस नहीं करेंगे तो आपको हारने से कोई नहीं रोक सकता। और कांग्रेस की आदत रही है कि ये लोग जीतने वाले होते हैं और किसी तरह से हार जाते हैं। ढेरों मिसालें जो मैं आपको दे सकता हूं। तो आपके सामने मिसाल है इन्हीं चुनावों में, चाहे दिल्ली के एमसीडी चुनाव हो, चाहे गुजरात के अंदर जिस तरह से भाजपा लड़ी हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरह की कोशिश कांग्रेस ने की हो। ये तमाम मिसाल हैं और ये आपके लिए आने वाले दिनों में सबक साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है दोस्तों? इस वक्त आप तमाम न्यूज चैनल्स देख लिए होंगे, वहां पर हर तरफ मोदी लहर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान से ऊपर का दर्जा दे दिया गया है। अभी 1-1.5 साल में राम मंदिर के कपाट खुलेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूज चैनल्स में किस तरह का कवरेज होने वाला है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अभी से विपक्ष जो है लोगों के मुद्दे गंभीरता से, फोकस तरीके से, अग्रेसिव होकर उठाए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सामने वाले के पास तो ताकत है, सामने वाले के पास अपनी बात कहने का मंच है, आपके पास वो मंच भी नहीं है। आपकी लड़ाई बहुत मुश्किल है, यानी कि विपक्ष की लड़ाई बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोग अभी से अपनी तैयारी करें, पूरा जो विपक्ष है। क्योंकि होगा क्या कुछ दिनों बाद यही होने वाला है कि पूरा विपक्ष खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा जेपी नड्डा साहब क्या कह रहे थे, वो क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना चाहते थे। ये हैं इन महानुभव के विचार। आप खुद जानते हैं कि एक लोकतंत्र के अंदर संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर की क्या अहमियत होती है, और ये लोग क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना चाहते हैं। इसलिए चाहे क्षेत्रीय दल हो या भाजपा के विकल्प में जो राष्ट्रीय दल हैं, चाहे कांग्रेस है या फिर आम आदमी पार्टी जो अब उभरी है, जिसका 6% से ज्यादा वोट गुजरात के अंदर हुआ है, इन तमाम के लिए आने वाला वक्त जो है बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोकसभा चुनाव के करीब आएंगे, वैसे वैसे दोस्तों, वैसे वैसे भाजपा साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करेगी जीत हासिल करने के लिए। मगर क्या विपक्ष इसके लिए तैयार है? यह बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब भी उसी के पास है। आज मैंने आपके सामने कुछ मंत्र रखे हैं, कुछ नसीहतें दी हैं, उसका आपको अनुसरण करना है, उसे आपको फॉलो करना है। करिए, वरना तो आप भी जानते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।